दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्यों के बहुत ही इंपॉर्टेंट 80 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे जो कि जेपीएससी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से कौन पर्यावरण का या के घटक है। निम्न में से कौन पर्यावरण का या के घटक है। तो दोस्तों जैविक भी है, अजैविक भी है और अपघटक भी। ठीक है, ये तीनों ही पर्यावरण के घटक हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन अजैविक घटक है। ठीक है, निम्न में से कौन अजैविक घटक है। तो इसका जवाब हो जाएगा तीनों ही, जल भी है, हवा भी है और चट्टान भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। तो ताप जो है ये जैविक घटक नहीं है। ठीक है, ताप जो है ये पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि निम्न में से कौन अप्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण का या के उदाहरण है। निम्न में से कौन अप्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण का या के उदाहरण है। तो कौन है, रोड भी है और नगरीकरण भी है। ठीक है, रोड भी है और नगरीकरण भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का या के कारण है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का या के कारण है। तो दोस्तों ए, बी, सी और ए, बी और सी तीनों ही है। सीसा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और सल्फर भी है। ये तीनों ही वायु प्रदूषण के कारण है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। तो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि 20 हर्ट्ज से सुन सकता है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में डैश डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में कितने डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताई है। तो दोस्तों दिन में ये बताए हैं 45 डेसिबल। कितने, 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निम्न में से कौन जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण का कारण भूकंप भी है, तेज वर्षा भी है और बिजली की करकराहट भी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भूमि प्रदूषण का या के कारण है। निम्न में से कौन भूमि प्रदूषण का या के कारण है। तो दोस्तों जल प्रदूषण भी है, भूमि प्रदूषण का कारण वनों की कटाई भी है और जनसंख्या वृद्धि भी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि सर्वप्रथम किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने जो है जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने किया था, डब्ल्यू.जी. रोशन ने। किसने किया था, डब्ल्यू.जी. रोशन ने किया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि पिछले 300 वर्षों में वैश्विक तापमान में डैश डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। पिछले 300 वर्षों में वैश्विक तापमान में डैश डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। तो कितनी हुई, 0.6 डिग्री। कितनी, 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग, ठीक है, तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था एजी टेंसले ने। किसने किया था, एजी टेंसले ने ही पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस पौधे में ट्राई नाइट्रोटोलियन
कि निम्न में से किस पौधे में ट्राइनाइट्रोटोल्यून जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है। ठीक है, निम्न में से किस पौधे में ट्राइनाइट्रोटोल्यून जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है? तो किसमें होती है? ये होती है कैथरेंथस रेशियस में। किसमें? कैथरेंथस रेशियस में, कैथरेंथस रेशियस में होती है ये क्षमता। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस सूक्ष्म जीव या जीवों में औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार की भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है? निम्न में से किस सूक्ष्म जीव या जीवों में औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार की भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है? तो किसमें होती है? ये होती है स्यूडोमोनास प्यूडिटा में भी और आर्थोबैक्टर में भी। ठीक है, तो स्यूडोमोनास प्यूडिटा में भी होती है और आर्थोबैक्टर में भी होती है। ठीक है, यही सूक्ष्म जीव है जिनमें औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार की भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है राइजोपस एराइजस नामक कवक में किस घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है? राइजोपस एराइस नामक कवक में किस घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है? तो किसकी क्षमता होती है? ये जो है यूरेनियम को भी हटा सकता है और थोरियम को भी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ही। ठीक है, तो यही तो राइजोपस एराइजस नामक कवक जो है ये किस घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है? तो ये जो यूरेनियम जो घातक तत्व है और थोरियम घातक तत्व है, ये दोनों को ही हटाने की क्षमता होती है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि निम्न में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है? निम्न में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है? तो कौन है वो? तो ये तीनों ही है। ठीक है, पिठोरिया घाटी भी है, सारंडा का जंगल भी है और नेतरहाट की पहाड़ी भी है। ये जो है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है जो झारखंड में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी और सी तीनों ही। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है पिठोरिया घाटी किस जिले में स्थित है? पिठोरिया जो घाटी है वो किस जिले में स्थित है? तो ये रांची जिले में स्थित है। किस जिले में है पिठोरिया घाटी? रांची में। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है निम्न में से किस फूल को देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है? निम्न में से किस फूल को देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है? तो शिवलिंगम को। किसको? शिवलिंगम को। यही एक वो फूल है जो देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस पेड़ की छाल को अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है? निम्न में से किस पेड़ की छाल को अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है? तो किसे उपयोग किया जाता है? मेध को। किसे? मेध को उपयोग किया जाता है अगरबत्ती बनाने में। मेध पेड़ की छाल को ही अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? निम्न में से किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? तो शीतल पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि विश्व में गिद्ध की 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में गिद्ध की कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? तो 9 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, प्रजाति पाई जाती है। तो IUCN की सूची, ठीक है, IUCN की सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? IUCN की सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो 3 प्रजातियां जो है ये विलुप्त होने के कगार पर है। कितनी? 3 प्रकार की। 9 में से 3 सोचिए। प्रजाति का गिद्ध झारखंड में पाया जाता है। किस प्रजाति का गिद्ध जो है ये झारखंड में पाया जाता है? तो जिप्स बेंगलेसिस भी पाया जाता है, जिप्स इंडिकस भी पाया जाता है और अजिप्सियन भी पाया जाता है। तो जिप्स बेंगलेसिस भी पाया जाता है, जिप्स इंडिकस भी पाया जाता है और अजिप्सियन भी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। तो तीनों ही प्रकार के प्रजाति जो है गिद्ध झारखंड में पाए जाते हैं। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है कि जिप्स बेंगलेसिस एवं जिप्स इंडिकस सिर्फ डैश जिले में मिलते हैं। जिप्स बेंगलेसिस एवं जिप्स इंडिकस सिर्फ डैश जिले में मिलते हैं। तो किस जिले में मिलते हैं? तो ये केवल हजारीबाग में, हजारीबाग ही झारखंड का एक जिला है जहाँ पे जिप्स बेंगलेसिस एवं जिप्स इंडिकस तो ये गिद्ध है ये मिलते हैं।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पिंजौर में। पिंजौर में स्थित है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अगला सवाल है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत गिद्ध को संरक्षण प्राप्त किया है? वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत गिद्ध को संरक्षण प्राप्त किया गया है? तो ये एक अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, पहले ही अनुसूची के अंतर्गत जो है गिद्ध को संरक्षण प्राप्त किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, 1972 की। तो कैनहिर हिल राज्य के किस जिले में स्थित है? कैनहरी हिल जो है ये राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड टूरिज्म नीति 2015 के तहत निम्न में से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? झारखंड टूरिज्म नीति 2015 के तहत निम्न में से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? तो ये फॉसिल पार्क को भी विकसित किया जा रहा है, पारसनाथ को भी विकसित किया जा रहा है और त्रिकुट पर्वत को भी निश्चित किया जाता है। ये जो तीनों ही है, ये तीनों की ही जो 2015 में जो आई थी झारखंड टूरिज्म नीति, ये तीनों के ही अंतर्गत जो है ये तीनों ही क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, फॉसिल पार्क को भी, पारसनाथ को भी और त्रिकुट पर्वत को ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों को सम्मिलित किया गया था? भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों को सम्मिलित किया गया था? तो ये पूर्वी सिंहभूम और रांची को, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम एवं रांची को जो है सम्मिलित किया गया था भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है? तो यह 60:40 कितना है? 60:40 का है। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ होने के कारण वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल प्रवाहित हो जाता है? राज्य की स्थलाकृति का उबड़ खाबड़ होने के कारण वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल प्रवाहित हो जाता है? तो लगभग जो है 70% जो जल है वो प्रवाहित हो जाता है। कितने प्रतिशत? 70% जल। चलते अगले सवाल की ओर। तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा 70% जल। दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में मात्र कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित है? राज्य में मात्र कितनी प्रतिशत भूमि जो है ये सिंचित है? तो ये केवल 12% भूमि जो है ये सिंचित है। अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है कि देश में वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां इग्नू के सहयोग से जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है? देश में वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां इग्नू के सहयोग से जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है? तो यह है झारखंड। कहाँ पर है, कहाँ चलाया जा रहा है? तो झारखंड में। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है निम्न में से किसके सहयोग से राज्य में नीलांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना संचालित हो रही है? निम्न में से किसके सहयोग से राज्य में नीलांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना जो है ये संचालित हो रही है? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ही नीलांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना जो है ये संचालित हो रही है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि नीलांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना में राज्य एवं विश्व बैंक का व्यय अनुपात कितना है? नीलांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना में राज्य एवं विश्व बैंक का व्यय अनुपात कितना है? तो इसका जो रेशियो ये 60:40 का है। कितना है? 60:40 का है। दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रो ट्रिप टपक सिंचाई योजना प्रारंभ हुई है? ठीक है, तो ये कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रो ट्रिप जिसे टपक सिंचाई योजना प्रारंभ हुई है? तो ये जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी JICA के सहयोग से। किसके सहयोग से? JIC के सहयोग से, जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना
CAMPA प्राधिकरण का गठन जो है ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि विश्व नम भूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नम भूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि वन बंधु योजना कब लॉन्च की गई थी? वन बंधु जो योजना है ये कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2014 में। 2014 में वन बंधु योजना लागू की गई थी। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस राज्य का चयन वन बंधु योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है? निम्न में से किस राज्य का जो चयन है ये वन बंधु योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जो है ये नहीं किया गया है? तो आपके ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो इनमें से जो है बिहार का जो है चयन नहीं किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत सरकार ने राज्य के किस जिले का चयन वन बंधु योजना के तहत किया है? भारत सरकार ने झारखंड राज्य के किस जिले का चयन जो है वन बंधु योजना के तहत किया है? तो किसका तहत किया है? तो ये किया है पाकुड़ का। किसका किया है? पाकुड़ का किया है। भारत सरकार ने राज्य के यही जिले को, ठीक है, वन बंधु योजना के तहत किया है चयन। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है रांची नगर निगम ने आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था किस निजी कंपनी का दी है? ठीक है, को दी है। रांची नगर निगम ने आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था किस निजी कंपनी को दी है? तो ये दी है SSL इंफ्रा को। SSL इंफ्रा को, SL इंफ्रा को ही दी है। रांची नगर निगम ने आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था जो है SSL इंफ्रा को ही दी है। ये एक निजी कंपनी है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है किस कंपनी द्वारा रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? किस कंपनी द्वारा रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा हिताची। ठीक है, हिताची कंपनी के द्वारा जो है ये रांची से निकलने वाले कचरे का जो है आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है? निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है? तो ये समस्या है A, B और C तीनों ही। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी है, ओजोन परत का क्षय भी है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? 1992 में पृथ्वी जो सम्मेलन है ये किस देश में संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में। किस देश में हुआ था? ब्राजील में संपन्न हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल संधि। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल संधि विश्व में कब लागू हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो है ये विश्व में कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 2005 में, जो ये पूरे विश्व में लागू हुई थी। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल संधि हुई थी कब? तो ये 1997 में हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि कानकुन जलवायु परिवर्तन समझौता कब संपन्न हुआ था? कानकुन जलवायु परिवर्तन समझौता जो है ये कब संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में हुआ था कानकुन जलवायु परिवर्तन समझौता। तो हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत सरकार ने देश के लिए कब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था? भारत सरकार ने देश के लिए कब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था? भारत सरकार ने देश के लिए कब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था 2008 ईस्वी में। कब किया था? 2008 ईस्वी में जो है भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि निम्न में से कौन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन का अंग नहीं है? निम्न में से कौन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन का जो है ये अंग नहीं है? तो नेशनल न्यूक्लियर मिशन जो है ये उसका अंग नहीं है। किसका अंग नहीं है? नेशनल न्यूक्लियर मिशन जो है यही अंग नहीं है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र जो है ये स्थापित किया गया है? तो UNDP के सहयोग से। किसके सहयोग से? UNDP के सहयोग से ही, ठीक है, राज्य में जो है जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि सन डैश तक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है? सन कितने तक
जो सतत विकास लक्ष्य जो है ये निर्धारित किया गया है। तो ये 2030 तक जो है सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि किस वैश्विक संस्था ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है? कौन सी ऐसी वैश्विक संस्था है जिसने सतत विकास जो है ये निर्धारित किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान कब लागू किया गया था? जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान जो है ये कब लागू किया गया था? 2014 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 2014 ईस्वी में लागू किया गया था। चलते अगले सवाल की ओर। राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जो जिला है ये कौन सा है? तो ये है सरायकेला खरसावां। कौन है? सरायकेला खरसावां ही जो है राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र 1.5 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? तो ये है 22 लाख हेक्टेयर। कितना? 22 लाख हेक्टेयर जो ये कृषि क्षेत्र है झारखंड में। अगला सवाल है कि भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो इन्हें जो है 15 जो है जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगला सवाल, झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश स्थित है? झारखंड में कितने जलवायु जो है प्रदेश स्थित है? तो 3 जलवायु प्रदेश स्थित है। कितने? 3 जलवायु प्रदेश स्थित है झारखंड में। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत योगदान है? झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत योगदान है? तो इनका 20% योगदान है। कितना योगदान है? 20%। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड की 1% कृषि भूमि की एक फसली कृषि होती है। झारखंड की कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर एक फसली कृषि होती है? तो ये 40%। ठीक है, कृषि भूमि पर जो है एक फसली कृषि होती है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA, ठीक है, 2013 किस राज्य में शुरू किया गया था? ठीक है, तो भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA जो है 2013 में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो तीनों ही राज्य में शुरू किया गया था। ठीक है, ये पहले जो है झारखंड और उड़ीसा और महाराष्ट्र तीनों ही राज्य में स्टार्ट किया गया था CCKNIA। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है CCKNIA 2013 के तहत राज्य के किस जिले का चयन हुआ है? CCKNIA 2013 के तहत राज्य के किस जिले का चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ था रांची और पूर्वी सिंह का। किसका? रांची का भी और पूर्वी सिंह का भी। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा A और B दोनों। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में। ठीक है, 2001 में राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन कब हुआ था? ठीक है, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन जो है ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2001 ईस्वी में। कब हुआ था? 2001 ईस्वी में भी इसका गठन हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है स्थापना है ये कब हुई थी? ये हुई थी 2001 में। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन जो है ये कब किया गया था? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू किया था? ये लागू किया था 1986 में। अगला सवाल, भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था? तो ये किया था 2008 में ही घोषित किया था। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है
कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो ये गठन है ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये गठन हुआ था 2009 ईस्वी में। कब गठन हुआ था? 2009 ईस्वी में। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, जो झारखंड है, एक मिनट, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष ये कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री ही जो है पदेन अध्यक्ष होता है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, तो दोस्तों ये है रांची में। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी। झारखंड में जो है ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी, तो ये 2012 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 2012 में झारखंड में ऊर्जा नीति लागू की गई थी। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा डैश मिलीमीटर होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है ये डैश मिलीमीटर होती है, तो कितने मिलीमीटर होती है? 1150 मिलीमीटर। कितनी? 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है। चलते अगले सवाल की ओर। तो कहता है कि झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है। झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार जो है ये कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है, तो दोस्तों ये है 500 मिलियन क्यूबिक मीटर। कितना है? 500 मिलियन जो है ये क्यूबिक मीटर है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में सिंचाई हेतु कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई में होता है। राज्य में सिंचाई हेतु कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग जो है ये सिंचाई में होता है, तो दोस्तों ये होता है 20%। कितना? 20% जो है सिंचाई में होता है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला और आखिरी सवाल है, कहता है कि झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के अनुसार अगले 1 वर्षों में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उत्पादन गैर परंपरागत स्रोत से करना है। झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के अनुसार अगले 1 वर्षों में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उत्पादन गैर परंपरागत स्रोत से करना है, तो दोस्तों ये है 50%। कितने? 50% जो है झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के अनुसार अगले 1 वर्षों में उत्पादन करना है।